सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसका परिचय बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन। 1859 से पहले भारत में दीवानी प्रक्रिया को लेकर कोई सामान्य विधि नहीं थी। पहली बार 1859 में। कब? 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 बनाई गई थी। लेकिन इसे सामान्य विधि नहीं कह सकते थे, क्योंकि यह भारत के प्रेसिडेंसी न्यायालयों पर लागू नहीं थी। वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिनियमित की गई। इसे 1 जनवरी 1909 से लागू किया गया। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू है। इस संहिता में 1976 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और इसके बाद जो संशोधन किए गए वह 1999 में किए गए। 1999 और 2002 में जो संशोधन किए गए वो 1 जुलाई 2002 से लागू हो गए। अब बात आती है इसकी नेचर की। नेचर क्या है इसका? प्रकृति। यह अधिनियम दीवानी मामलों में दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को संशोधन करता है, समेकन करता है और संहिताकरण करता है। समेकन क्या है? किसी एक विषय पर उपलब्ध विभिन्न विधियों को एकत्र करके एक समान विधि का निर्माण समेकन कहलाता है। दूसरी बात है संशोधन क्या है? विधियों में परिवर्तन और परिवर्धन। क्या? परिवर्तन और परिवर्धन करना क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। अब बात आती है कि सीपीसी को संहिता क्यों कहा गया है। इस अधिनियम द्वारा दीवानी प्रक्रिया का संहिताकरण किया गया है और विधियों को सुनिश्चित और लिखित रूप प्रदान किया गया है। बात आती है कि संहिताकरण क्या है। जहां कानून लिखित रूप में नहीं हो वहां उसे लिखित रूप प्रदान करना संहिताकरण कहलाता है। चूंकि सीपीसी सारभूत विधि नहीं है। कैसी विधि है? प्रक्रियात्मक विधि है। सारभूत विधि अधिकार और दायित्व विहित करती है, जैसे संपदा अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम हुआ, माल विक्रय अधिनियम हुआ, संपत्ति अंतरण अधिनियम हुआ आदि। लेकिन प्रक्रिया विधि अधिकारों के परिवर्तन की प्रक्रिया विधि क्या काम करती है? अधिकारों के परिवर्तन इन्फोर्सेबल की प्रोसीजर विहित करती है, जैसे साक्ष्य अधिनियम है, दंड प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, परसीमा अधिनियम हुआ आपका, प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि का निर्माण समवर्ती विधायी शक्ति के अंतर्गत है, इसलिए राज्यों के विधानमंडलों को इस संहिता के प्रावधानों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकती हैं। अगर किसी राज्य के विधानमंडल ने सीपीसी के किसी प्रावधान में कोई संशोधन किया है तो ऐसा संशोधन उसी राज्य की सीमा के क्षेत्र में लागू होगा और अन्य राज्य में नहीं। सीपीसी एक विस्तृत विधान है। इसमें 158 तो धाराएं हैं और 51 आदेश दिए हुए हैं, जो इसकी प्रथम अनुसूची में हैं। इसमें एक परिशिष्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रारूप, जैसे तलाशी का प्रारूप है, समन का प्रारूप है, वारंट का प्रारूप आदि दिए गए हैं। अब बात आती है, क्या सीपीसी के उपबंधों में उच्च न्यायालय संशोधन या परिवर्तन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सीपीसी में जो आदेश दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? आदेश दिए गए हैं, वे प्रारूप के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? प्रारूप के समान होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रारूप विहित करने की शक्ति है। क्या विहित करने की शक्ति है? प्रारूप विहित करने की शक्ति है। और इसलिए उच्च न्यायालय सीपीसी में दिए गए आदेशों में और परिशिष्ट में दिए गए प्रारूपों में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। सीपीसी में जो धाराएं दी गई हैं उनमें उच्च न्यायालय संशोधन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय आदेशों में तो संशोधन कर सकता है,
लेकिन जो सीपीसी में धाराएं दी गई हैं उनमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। अगर उच्च न्यायालय के द्वारा किसी आदेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऐसा संशोधन संबंधित राज्य की सीमा के अंतर्गत ही लागू होगा। सीपीसी के उपबंध धाराओं, आदेशों और उनके नियमों में वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ आदेश का अर्थ है किस प्रकार से कार्य किया जाए। सीपीसी के संपूर्ण उपबंध कैसे हैं? प्रक्रियात्मक विधि के रूप में हैं। धाराओं में प्रक्रिया के सिद्धांत विहित किए गए हैं और इन सिद्धांतों की क्रियान्विति कैसे की जाएगी उसका तरीका आदेशों में विहित नियमों में किया गया है। अब बात आती है, यद्यपि सीपीसी में दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत नियम दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसे संपूर्ण संहिता नहीं कहा जा सकता। इसलिए सीपीसी की धारा 151, कौन सी धारा? धारा 151 में न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति के प्रयोग में न्यायालय किसके हित में? न्याय के हित में ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है जिसके विषय में इस संहिता में उपबंध नहीं किया गया है। अर्थात धारा 151 के अंतर्गत उपबंध अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग इस संहिता के स्पष्ट उपबंधों के विरुद्ध या प्रतिकूल नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन लगाती है। अब आती है दीवानी अधिकार की संकल्पना, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल राइट्स। अधिकार अर्थात राइट्स मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नैतिक अधिकार, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है दीवानी अधिकार। अब नैतिक अधिकार की जब हम बात करते हैं, किसकी? नैतिक अधिकार की। नैतिकता वे नियम हैं जो समाज में लोगों के कार्यों में अच्छाई और बुराई के लिए लागू किए जाते हैं। नैतिकता के सिद्धांतों के अंतर्गत कुछ नैतिक अधिकार और नैतिक कर्तव्यों को मान्यता दी जाती है, लेकिन नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन करने से कानूनी दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं और न ही नैतिक अधिकार का प्रवर्तन करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई संस्थित की जा सकती है। लिहाजा नैतिक अधिकारों का प्रवर्तन कानून के द्वारा नहीं कराया जा सकता। अब दूसरी बात आती है मूल अधिकार की। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। किसके द्वारा प्रदत्त हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, अर्थात भारतीय संविधान के अध्याय 3 में दिए गए हैं। इनको प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। ये मानवीय जीवन के विकास के लिए परम आवश्यक हैं। इसलिए राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जिससे संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण या हनन हो। अनुच्छेद अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, यदि ऐसी विधि बनाई जाती है तो असंगति की सीमा तक ऐसी विधि क्या होगी? शून्य होगी। संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठवां है संवैधानिक अधिकार। इसी से संबंधित एक मामला था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक अधिकारों को जो कानून आधुनिक नाम दिया गया है वे मूल अधिकार हैं। मानवीय जीवन का विकास करने के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी हैं और इन्हीं कारणों से इन अधिकारों को राज्य की पहुंच से परे का अधिकार कहते हैं। जब मूल अधिकार का हनन होता है तो ऐसे अधिकार के प्रवर्तन करने के लिए साधारण दीवानी न्यायालय में दावा नहीं किया जाता है, बल्कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के सामने रिट पिटीशन पेश की जाती है। अब बात आती है दीवानी अधिकार अर्थात सिविल राइट्स। सीपीसी में दीवानी अधिकार की परिभाषा नहीं दी गई है। दीवानी अधिकार में वे अधिकार हैं जिन्हें सामान्य विधि द्वारा प्रदत्त और मान्यता प्राप्त हैं, अर्थात वे अधिकार जो सामान्य विधि द्वारा प्रदत्त
अथवा मान्यता प्राप्त हैं। अतः दीवानी अधिकार या सिविल अधिकार या तो साधारण विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार हैं। व्यक्तियों को कौन से और कितने अधिकार दीवानी अधिकार के रूप में प्रदत्त किए गए हैं, इसका विनिश्चय राज्य के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राज्य के द्वारा इन अधिकारों में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है। सीपीसी में दीवानी अधिकार की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन धारा 9, कौन सी धारा? धारा 9 स्पष्ट कहती है कि दीवानी दावा केवल दीवानी अधिकार के प्रवर्तन के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे दावों में प्रतिवादी इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति खड़ी कर सकता है और तब न्यायालय को विनिश्चय करना पड़ेगा कि जिस अधिकार के प्रवर्तन के लिए दावा किया गया है वह दीवानी प्रकृति का है अथवा नहीं। कोई अधिकार सिविल प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए मूल रूप से 2 कसौटियां लागू की जाती हैं। नंबर 1, वह विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है, क्या विधि उसे स्वीकार करती है? जैसे संविदा अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम में संविदा, विक्रय, साझेदारी और संपत्ति का अंतरण करने वाले पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य विहित किए गए हैं। ये अधिकार दीवानी प्रकृति के हैं, लेकिन इन्हीं अधिनियमों में पक्षकारों द्वारा निर्धारित किए गए अधिकार और कर्तव्यों को भी स्थान दिया गया है। कंपनी विधि, कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार दिए हुए हैं वे कैसे अधिकार हैं? दीवानी अधिकार होते हैं। तीसरी बात आती है हिंदू विधि। हिंदू विधि के अंतर्गत वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, न्यायिक पृथक्करण, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, हिंदू अविभाज्य संपत्ति का विभाजन, उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण आदि से संबंधित सभी अधिकार दीवानी प्रकृति के अधिकार हैं। चौथी बात आती है मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, न्यायिक पृथक्करण, तलाक, मेहर, भरण पोषण, विवाह विच्छेद के अधिकार सभी दीवानी अधिकार हैं। नंबर 5वीं बात आती है प्रथा या रूढ़ी। प्रथा या रूढ़ी से संबंधित मामले दीवानी अधिकार हैं। नंबर 6ठी बात है वक्फ और न्यास की संपत्ति के उपभोग का अधिकार। नंबर 7वां है दुष्कृति से संबंधित अधिकार, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर आगे आता है आपका मतदान करने का अधिकार। आगे है पूजा करने का अधिकार, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, धार्मिक सभा करने, पुजारी के पद पर या सेवायत के पद पर, मठाधीश के पद पर बने रहने या मूर्ति के समक्ष अर्पण किया गया चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार, पंच का पद हुआ, सरपंच का पद हुआ, व्यापार, पेशा, पर्दा या घूंघट का अधिकार। अब एक बात बता दूं कि विधि जातीय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती। यदि जाति के लोग किसी व्यक्ति को जाति से बाहर कर दें तो ऐसा व्यक्ति इस आधार पर दावा नहीं कर सकता कि जाति में बने रहने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है। यह मामला था सरदार सैयदना सैफुद्दीन साहिब बनाम बम्बई राज्य। अतः दीवानी दावा केवल दीवानी अधिकार के प्रवर्तन के लिए ही किया जा सकता है। यदि न्यायालय पाता है कि जिस अधिकार के लिए दावा दायर किया गया है वह दीवानी प्रकृति का ही नहीं है, तो दावा क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। क्या किसी अधिकार के दीवानी अधिकार होने के लिए उसके साथ कोई वेतन, कोई भत्ता, कोई धन या कोई लाभ जुड़ा होना जरूरी है? तो सीपीसी की धारा 9 कहती है कि जरूरी नहीं है। अगर किसी विवाद में दीवानी अधिकार अंतर्निहित है, लेकिन ऐसे दावे का संस्थित किया जाना विधि के द्वारा अनुज्ञात होना चाहिए। अगर विधि ऐसे दावे को दायर किया जाना वर्जित करता है तो दावा दायर नहीं किया जा सकता। जैसे राजस्व संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, कर संबंधी
मामले। थैंक यू।